प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को करेंगे राष्ट्र को समर्पित। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड की महिलाओं को मिलेगा स्वच्छ ईंधन, बढ़ेगा रोजगार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न विभागों की ली समीक्षा बैठक। प्रदेश के पत्रकारों के लिए बढ़ाई सुविधाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने के दिए निर्देश। मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए आज हो रहा है नीट परीक्षा का आयोजन। कोरोना महामारी के बीच बरती जा रही है विशेष सावधानी। प्रदेश में 269 सेंटरों पर 1 लाख से अधिक विद्यार्थी देंगे परीक्षा। प्रदेश में कोरोना के आज आए 731 नए मामले। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1 लाख के पार। अब तक 83,000 के करीब मरीज हुए ठीक। और प्रदेश में मानसून के सुस्त पड़ने से बारिश का दौर थमा। दक्षिणी राजस्थान को छोड़कर अधिकांश जिलों में आज रहा सूखा। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या चौधरी आपके साथ। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने वाले कार्यक्रम में बिहार की पारादीप हल्दिया गैस पाइपलाइन, दुर्गापुरा बांका खंड तथा पूर्व चंपारण और बांका में रसोई गैस से संबंधित परियोजनाएं शामिल है। इन परियोजनाओं और संयंत्रों से बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध हो सकेगा। आत्मनिर्भर बिहार का सशक्तिकरण होगा। पूर्वी चंपारण और बांका में एलपीजी गैस भरने वाले संयंत्रों की संयुक्त क्षमता रोजाना 80,000 सिलेंडर भरने की होगी। बांका संयंत्र पर करीब 1 अरब 32 करोड़ रुपए और पूर्वी चंपारण संयंत्र पर लगभग 1 अरब 36 करोड़ रुपए की लागत आई है। दोनों संयंत्रों की परिकल्पना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत की गई थी। इस 193 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन खंड पारादीप हल्दिया दुर्गापुर गैस पाइपलाइन संवर्धन परियोजना का हिस्सा है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने पिछले साल 17 फरवरी को रखी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान संवाद के जरिए सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार गांव ढानी तक करने और लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान संवाद की साधारण सभा की बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के पत्रकारों को रियायती दर पर भूखंड उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाने को कहा। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की पेंशन, मेडिक्लेम और निःशुल्क यात्रा जैसी सुविधाओं के लाभ के दायरे को भी बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्य सरकार प्रदेश में नजूल संपत्तियों को चरणबद्ध तरीके से निस्तारित करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में सामान्य प्रशासन, मोटर गैराज और संपदा विभाग की समीक्षा की गई। इस दौरान बताया गया कि राज्य में सरकारी संपत्तियों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आज देश भर में मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए नीट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के बीच हो रही परीक्षा को सुरक्षित ढंग से करवाने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। इस साल नीट परीक्षा के लिए करीब 16 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। के लिए करीब 16 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। एनटीए ने भी कोविड-19 महामारी के बीच परीक्षा को सुरक्षित ढंग से करवाने के लिए पूरे इंतजाम कर लिए हैं। परीक्षा को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कराने के लिए परीक्षा केंद्र 2846 से बढ़ाकर 3843 कर दिए गए हैं। एनटीए के अनुसार 99% स्टूडेंट्स को उनकी पसंद के अनुसार केंद्र दिया गया है। और महाराष्ट्र में सबसे अधिक करीब 2 लाख छात्र इस साल नीट की परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। परीक्षा केंद्रों तक छात्रों के पहुंचने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई उपाय किए हैं। छात्रों को अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए मुंबई में लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दी गई है। वहीं पंजाब ने नीट परीक्षा के मद्देनजर आज राज्य में कर्फ्यू में छूट दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर परीक्षा में हिस्सा लेने वाले छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि आज नीट की परीक्षा में बैठ रहे सभी अभ्यर्थियों
को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नीट की परीक्षा में भी जेईई की तरह ही सब अभ्यर्थी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूर्ण धैर्य, आत्मसंयम और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देंगे। सभी राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए समुचित इंतजामों के साथ ठोस व्यवस्थाओं की गई है। इसके लिए सभी राज्यों का आभार व्यक्त करता हूं। नीट परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को पुनः मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। प्रदेश में आज नीट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा शाम 5 बजे तक चलेगी। इसके लिए प्रदेश में 269 सेंटर बनाए गए हैं, जहां 1 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग और सैनिटाइजेशन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के लिए उन्होंने इस बार ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से तैयारी की है। वहीं शिक्षाविदों के अनुसार नीट परीक्षा के लिए इस बार विद्यार्थियों को ऑनलाइन तैयारी के साथ ही अतिरिक्त समय भी मिला है। ऑनलाइन क्लासेस से हमने बहुत अच्छी स्टडी की है। टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट था, हमें कोचिंग से नोट्स भी मिले और हम लोग अच्छे से जाएंगे और प्रिपरेशन हमारी इतनी अच्छी है कि हम लोग होप सो क्लियर तो कर ही लेंगे। और हम प्रिकॉशंस भी रखेंगे, जैसे मास्क लगाएंगे और नीट के बाद एग्ज़ाम के बाद जस्ट बाद हम 14 डेज़ को क्वारंटाइन करेंगे। सो दैट्स हाउ वी कैन डू। कोरोना से इफ़ेक्ट तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन प्रिपरेशन जो स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल चेंज करनी पड़ी। पहले आपको इंस्टीट्यूट और नॉर्मली उसको टाइम देना पड़ता था, लेकिन अभी मोस्टली जो है वो सेल्फ स्टडी पे ही जा रहा है। क्योंकि ऑनलाइन स्टडी में कोई भी समस्या नहीं रही। हम लोग और बाकी सभी शिक्षा संस्थानों ने ऑनलाइन शिक्षा पे पूरी तरीके से जोर दिया ताकि बच्चों पे किसी भी तरह का दबाव ना पड़े। एज एन एकेडमिशियन, एज अ शिक्षाविद, मैं बच्चों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि कल के पेपर में एक्सपर्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस बार न्यूमेरिकल्स का वेटेज रिलेटिवली कम रहने का अंदेशा है और थ्योरेटिकल वेटेज बढ़ेगा। तो स्टूडेंट आज का दिन भले ही आपके पास कुछ घंटे हाथ में अच्छी तरह से अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स और अपने थ्योरी नोट्स, शॉर्ट नोट्स, मेमोरी मैप को अच्छी तरह से देखें। लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ। कोरोना संक्रमण के बीच आयोजित हुई जेईई मेंस परीक्षा में प्रदेश के अभ्यर्थियों ने परचम लहराया है। परीक्षा में जयपुर के अखिल अग्रवाल ने 100 परसेंटाइल हासिल की है। अखिल ने इसका श्रेय शिक्षक और अपने परिजनों को दिया है। शिक्षाविद आशीष अरोड़ा ने बताया कि जेईई मेंस परीक्षा परिणाम में जयपुर के विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। रिजल्ट का पता नहीं था, टीचर्स ने वो शेयर किया कि आपकी रिवाइज्ड आंसर की टॉपर्स लिस्ट आ गई, तो उसमें मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं खुद टॉप 100 परसेंटाइल लाने के लिए एलिजिबल भी हूँ। तो फिर उसमें देख के बहुत शॉक हो गया मैं। टीचर से बात करी, एलन वाले सब ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, मोटिवेट किया ऐसे, और एडवांस के लिए बोले कि एडवांस पे मेन फोकस होना चाहिए, आप मोटिवेटेड रहना और जो नॉर्मल स्टडी चल रही है उसको और इफेक्टिवली करके आगे बढ़िया करना। इस बार जयपुर की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि जयपुर से लगभग 17-18 स्टूडेंट्स ने टॉप 500 में जगह बनाई है। वो हमारे लिए इतनी बड़ी प्राउड फीलिंग है, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स और टीचर्स के लिए। वो इसलिए क्योंकि अगर जेईई मेन में बच्चों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही और जयपुर में हिस्टोरिकली अब तक का सबसे बड़ा रिजल्ट रहा है, अगर टॉप रैंक कहें तो जयपुर को टॉप अखिल अग्रवाल ने किया ऑल इंडिया रैंक 17 के साथ। लेकिन साथ ही जेईई मेन में टॉप 500 रैंक्स ऐसी मानी जाती हैं कि आपकी चाहे पहली रैंक हो या 500वीं रैंक हो, आप इंडिया के किसी भी टॉप एनआईटी में कोई भी ब्रांच के इक्वल हकदार रहते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कल से होने वाली वरिष्ठ प्रदर्शक बायोफिजिक्स संवीक्षा परीक्षा को निरस्त कर दिया है। आयोग के संयुक्त सचिव ने बताया कि जयपुर और अजमेर केंद्रों पर होने वाली परीक्षा को पदों में फेरबदल के कारण निरस्त किया गया है। देश में कोरोना संक्रमण से एक दिन में रिकॉर्ड 81,500 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। भारत में संक्रमण मुक्त होने वालों की दर भी बढ़कर 77.77% पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ रोगियों की संख्या सक्रिय मामलों से 3.8 गुना हो गई है। इस बीच प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने उच्च स्तरीय बैठक लेकर देश में कोविड नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की है।
प्रोटोकॉल में योगासन, प्राणायाम, टहलने सहित कई अहम सुझाव दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि मरीजों के लिए व्यक्तिगत तौर पर पालन करने संबंधी किस तरह की सावधानियों का जिक्र इस प्रोटोकॉल में किया गया है। पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाली आयुष मंत्रालय द्वारा जारी दवाइयां लें। जहां तक संभव हो या चिकित्सक अनुमति दे, प्रतिदिन योगासन, प्राणायाम और ध्यान जरूर करें। पर्याप्त नींद लें और आराम करें। खतरे के संकेतों मसलन तेज बुखार, सांस फूलना, अप्रत्याशित सीने में दर्द जैसे लक्षणों के प्रति सचेत रहें। जो लोग ठीक हो चुके हैं उन्हें अपना सकारात्मक अनुभव अपने मित्रों और रिश्तेदारों से साझा करना चाहिए। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मरीज को 7 दिनों के अंदर फॉलोअप में एक बार चिकित्सक के पास जाना चाहिए। ऐसे मरीज जो होम आइसोलेशन में हैं, अगर उन्हें इस तरह के लक्षणों की शिकायत होती है तो उन्हें निकटवर्ती स्वास्थ्य क्लिनिक में जाकर खुद को डॉक्टर से दिखाना चाहिए। गंभीर मामलों में और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। तो पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल जारी किया गया है सरकार की ओर से। अगर आप ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, कोरोना को मात दे दी है, उनके बाद भी कई ऐसी चीजें हैं, अहम बातें हैं जिनका आपको। देश में कोरोना से रिकवरी दर बढ़कर 77.88% हो गया है। वहीं मृत्यु दर भी घटकर 1.65% हो गई है। देश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 9,73,175 है। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका है, जहां कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 66,75,000 के पार है। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,98,000 के पार है। इस महामारी से ब्राजील तीसरा सबसे प्रभावित देश है, जहां 43,15,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं इस महामारी से 1,31,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण को दोबारा शुरू कर दिया है। प्रयोगात्मक वैक्सीन परीक्षण के अपने अंतिम चरण में है। ब्रिटेन में पिछले दिनों परीक्षण के दौरान एक वॉलंटियर के बीमार पड़ने की वजह से इस परीक्षण को निलंबित कर दिया गया था। एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि ब्रिटेन की एक समिति ने इस मामले से जुड़ी अपनी जांच पूरी कर ली है और परीक्षणों को सुरक्षित बताते हुए इसे दोबारा शुरू करने की अनुमति दी है। कंपनी ने आगे कहा कि सभी परीक्षण जांचकर्ताओं और प्रतिभागियों को प्रासंगिक जानकारी दी जाएगी और इसका खुलासा वैश्विक क्लिनिकल रजिस्ट्रियों पर किया जाएगा। एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाए जा रहे वैक्सीन सहित कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ दुनिया भर के 9 अलग अलग देशों में वैक्सीन निर्माण के लिए क्लिनिकल ट्रायल मानव परीक्षण के तीसरे चरण में पहुंच चुके हैं। प्रदेश में आज कोरोना के 731 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज सुबह 10:30 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक 105 मामले जोधपुर में पाए गए हैं। इसके अलावा जयपुर में 101, कोटा में 61, अजमेर में 50, अलवर में 45, राजसमंद में 29, उदयपुर में 28, श्रीगंगानगर में 22, बीकानेर और चूरू में 21, डूंगरपुर में 18, झुंझुनू में 17, भीलवाड़ा में 16 और बांसवाड़ा, धौलपुर, दौसा में कोविड-19 के 15 संक्रमित मिले हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कुल मामले 1,01,436 के स्तर पर जा पहुंचे हैं। प्रदेश में कोरोना से आज 7 और लोगों की मौत हो गई। इस बीच ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़कर 82,922 तक पहुंच गई है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां 14 सितंबर तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 94 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने निर्देश जारी कर सतर्कता बरतने को कहा है। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुएं, दवाइयों की दुकानें खुली रहेगी। का काम चल रहा था, उसमें बाहर के व्यक्ति काम कर रहे थे लेबर के रूप में। कुछ व्यक्ति बाहर से आए, वो जो पीड़ित व्यक्ति थे, संक्रमित व्यक्ति थे, उनके संपर्क में आने से बाकी लोगों का भी सब लोगों के सैंपल लिए गए हैं। उसमें काफ़ी संख्या में लेस देन 100 संक्रमित व्यक्ति मिले हैं। इसकी जांच करने के लिए CMHO को आदेशित कर दिया गया है। जिले के निवासियों से भी आग्रह है कि कोरोना के पीरियड को सहजता से नहीं ले, ये थोड़ा क्रिटिकल टाइम है, घरों के अंदर ही रहें और मास्क पहन के बाहर निकलें।
प्रतापगढ़ में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। शहर के मुख्य सदर बाजार, गोपालगंज सहित बड़े बाजारों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विभिन्न इलाकों में सैनिटाइजर का छिड़काव कर लोगों से घरों में रहने की अपील की है। राजधानी जयपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए परकोटा क्षेत्र के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान को एक निश्चित समय सीमा में खोलने और बंद करने का निर्णय लिया है। साथ ही सप्ताह में एक दिन का अवकाश भी तय किया है। इसके लिए रविवार को होने वाली जयपुर व्यापार महासंघ और हवा महल व्यापार मंडल के पदाधिकारी वर्चुअल मीटिंग में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जयपुर व्यापार महासंघ की ओर से कल रविवार को 13 तारीख को दोपहर 12:15 बजे बीसी के माध्यम से सभी बाजारों के अध्यक्ष और मंत्री और वहाँ के प्रतिनिधि के साथ हमारी एक मीटिंग का आयोजन है। उस मीटिंग में बाजार में जो अभी संक्रमण बढ़ रहा है इसको कैसे रोका जा सकता है, इस कड़ी को कैसे तोड़ा जा सकता है, सुबह कितने बजे खोलना चाहिए और शाम को कितने बजे मंगल करना चाहिए, यह एक विषय मेन है। साथ ही एक सप्ताह में एक छुट्टी या 2 छुट्टी के विषय में भी हम विचार करेंगे। उसमें बराबर हम व्यापारियों को भी समझाइश कर रहे हैं कि बिना मास्क के दुकान में प्रवेश किसी को ना हो। अगर कोई आता है तो उसको हाथ जोड़ के कहिए कि भाई आप लगाइए, नहीं तो हम अलाउ नहीं करेंगे। कल हम लोगों की मीटिंग है, उसके लिए हमारा यही है कि बाज़ार को सुबह से लेकर शाम को कितने बजे तक खोलना है, कितने बजे तक करना है और सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन छुट्टी रखनी है। उसी के तहत हमारी सारी मीटिंग है इस और सारे व्यापारियों से हमने बातचीत करी है और हर व्यापारी इस बात में राजी है। समय की सीमा निर्धारित कर दें, सुबह 9 बजे 10 बजे के बाद में शाम को 7 बजे तक ही हम इसको रखें या 6 बजे तक रखें या 7:30 तक रखें। किसी तरीके से व्यापारी को राहत देने का प्रयत्न करें। अगर व्यापार जिंदा रहेगा तो इकोनॉमी चलेगी। तो इसी को लेकर हमारी मीटिंग है कि भाई एक टाइमिंग तय कर दें, भाई सुबह इतनी बजे खोलनी है और इतनी बजे मार्केट को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जल शक्ति योजना के तहत चूरू जिले के हर घर में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। इस योजना से पूरे जिले को जोड़ा जाएगा और 2024 तक संपूर्ण चूरू जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का कार्य प्रगति पर है। इस योजना में सबसे पहले उन गांवों को लिया जाएगा जिनमें 55 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी उपलब्ध हो। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के अंदर नया बना है, वो एक बहुत ही ऐतिहासिक योजना है। 2022-23 तक हमारी एक सपना है कि 90% घरों के अंदर हम टैप वाटर पहुंचाएं, टूटी तक पानी पहुंचाएं। राजस्थान के चूरू जिले के अंदर अभी पहले फेज में 14-15 गांव दिए गए थे। हमने अभी अधिकारी महोदय से बात यही करी है कि आप इसका प्रस्ताव बनाएं, जहाँ पे 55 लीटर पर पर्सन के हिसाब से पानी उपलब्ध है उसको टॉप प्रायोरिटी पे लेके, क्योंकि जहाँ पानी है हमारे पास में उन गाँवों की लिस्ट बना के उनकी DPR बना के भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को भेजा जाए। राजस्थान सरकार को भी ये पूरी स्कीम 60-40 के रेशियो में चलेगी। 60% पैसा भारत सरकार देगी, 40% पैसा राजस्थान सरकार देगी। संपूर्ण जिले को इसमें जल शक्ति मिशन में लिया गया है और सभी गाँव में 2024 तक घर घर कनेक्शन दिए जाएंगे। जो कार्य अभी प्रगति पर है, योजनाएं बनाई जा रही हैं। जल शक्ति मिशन के अंदर सभी गांव, जितने भी गांव अपने जिले के हैं, संपूर्ण जिले को दिया है और घर घर कनेक्शन दिए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा जल शक्ति योजना चलाई जा रही है। यह गाँव के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी, क्योंकि गांव के अंदर महिलाएं हैं, दूर दूर तक मटके से पानी के लेने के लिए जाती हैं, जिससे काफ़ी परेशानी होती है और उनको समय भी ज़्यादा लगता है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार की ये मुहिम चल रही है, 2024 तक हर घर में पानी की सुविधा मिल जाएगी, जिससे हमारे गाँव में एक माहौल भी अच्छा क्रिएट होगा और आने वाली पीढ़ियों को भी ये ज़्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे पानी हमें घर पर उपलब्ध हो जाएगा।
प्रधानमंत्री जी ने जो जल शक्ति योजना जो चलाई है वो 2024 तक सब घरों के अंदर आ जाएगी। उससे लोगों को बहुत फायदा होगा। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ग्रामीणों में जो लोग रहते हैं, उनके लिए पानी लाने की बड़ी समस्या रहती है। उनको दूर दराज से पानी लेके आना पड़ता है। जो वो लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी, उनका टाइम भी बचेगा और उनके घरों के पास में पानी उपलब्ध हो जाएगा। ये जो योजना है ग्रामीणों के लिए बहुत ही वरदान साबित होगी, क्योंकि ग्रामीण एरियो में पहले दूर दूर दराज से पानी लेके आना पड़ता था महिलाओं बच्चों को, लेकिन जब ये योजना क्रियान्वित होगी तो पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। नेहरू युवा केंद्र जयपुर, राष्ट्रीय सेवा योजना और राजस्थान युवा बोर्ड के तत्वावधान में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया गया। युवा एवं खेल विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर सावंत ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय निदेशक SP भटनागर, नेहरू युवा केंद्र जयपुर के जिला युवा समन्वयक महेश शर्मा ने युवाओं का उत्साहवर्धन किया। जैसलमेर जिले के सांगड़ के पास देवीकोट गांव में आज एक ट्रैक्टर और सैलानियों की गाड़ी के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 5 व्यक्ति घायल हो गए। मृतकों में 2 गुजराती पर्यटक और ट्रैक्टर चालक शामिल है। गाड़ी में सवार लोग रामदेवरा दर्शन कर जैसलमेर लौट रहे थे। प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने से बारिश का दौर थम गया है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान में कुछ जगहों पर हल्की बारिश को छोड़कर आज अधिकांश जिलों में सूखा रहा। मौसम विभाग के अनुसार अभी तक औसत से 10% अधिक बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने 15 और 16 सितंबर से एक बार फिर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। डीडी राजस्थान पर प्रसारित सभी समाचार आप हमारी YouTube चैनल राजस्थान DD न्यूज़ पर देख सकते हैं और खबरों के अपडेट के लिए हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान को भी फॉलो कर सकते हैं। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य खबरें एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को करेंगे राष्ट्र को समर्पित। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड की महिलाओं को मिलेगा स्वच्छ ईंधन, बढ़ेगा रोजगार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न विभागों की ली समीक्षा बैठक। प्रदेश के पत्रकारों के लिए बढ़ाई सुविधाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने के दिए निर्देश। मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए आज हो रहा है नीट परीक्षा का आयोजन। कोरोना महामारी के बीच बरती जा रही है विशेष सावधानी। प्रदेश में 269 सेंटरों पर 1 लाख से अधिक विद्यार्थी देंगे परीक्षा। प्रदेश में कोरोना के आज आए 731 नए मामले। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1 लाख के पार। अब तक 83,000 के करीब मरीज हुए ठीक। और प्रदेश में मानसून के सुस्त पड़ने से बारिश का दौर थमा। दक्षिणी राजस्थान को छोड़कर अधिकांश जिलों में आज रहा सूखा। इसी के साथ फिलहाल समाचारों में इतना ही। नमस्कार।